अब हम लोग अगला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यह प्रॉब्लम हमने एस सी वर्मा सर के बुक का प्रॉब्लम नंबर 35 लिया है। क्लियर है। इस प्रॉब्लम में उन्होंने कहा है, इस प्रॉब्लम में उनके द्वारा यह बोला गया है कि सपोज द स्मॉलर पुली ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम हैज़ इट्स रेडियस 5 सेंटीमीटर। यानी कि इस केस में उन्होंने इस पुली को स्मॉलर पुली कंसीडर किया और बोला है कि इस पुली का जो रेडियस है वह 5 सेंटीमीटर है। क्लियर है। तथा एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 0.1 kg मीटर स्क्वायर। और उनके द्वारा इस पुल्ली का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया माना गया है उसको यदि हम लोग आई डैश बोल दे तो वह आई डैश कितना दिया गया है, 0.1 kg इंटू मीटर स्क्वायर दिया गया है। क्लियर है। ठीक। और बोला गया है कि फाइंड द टेंशन इन द पार्ट ऑफ स्ट्रिंग ज्वाइनिंग द पुलीज। यानी कि सर के द्वारा हम लोगों से यह पूछा गया है कि इस पुल्ली और इस पुल्ली को ज्वाइन करने वाला जो स्ट्रिंग है, यानी कि यहाँ से लेके इस पॉइंट को यदि हम लोग ए बोल दे और इस पॉइंट को यदि हम लोग बी बोल दे तो ए से लेके बी पार्ट में जो स्ट्रिंग है इस पार्ट में कितना टेंशन डेवलप होगा, इस पार्ट वाले स्ट्रिंग में कितना टेंशन डेवलप होगा, उसे हमें कैलकुलेट करने के लिए सर के द्वारा बोला गया है। क्लियर है। ठीक है। तो यह भी काफ़ी इजी प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को भी हम लोग प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह ही सॉल्व करेंगे। बस इसमें हमको ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पे यह जो पुल्ली हो गया अब पुल्ली मासलेस नहीं रह गया, यानी कि इस पुल्ली के पास कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो हम बोल सकते हैं कि इस पुल्ली पर भी हम लोग टॉर्क का इक्वेशन लिखेंगे और इस पुल्ली के अक्रॉस जो स्ट्रिंग होगा उसमें टेंशन अलग अलग होगा। क्लियर है। ठीक है। यह ब्लॉक कितना केजी का दिया गया था, 2 kg का दिया गया था प्रीवियस प्रॉब्लम में। क्लियर है। ठीक। तो मान लेते हैं कि इस स्ट्रिंग में जो टेंशन यहाँ पे डेवलप हो रहा है वह T1 हो रहा है, तो यहाँ भी हम लोग टेंशन क्या लिखेंगे, T1 लिखेंगे। क्योंकि यह पुल्ली मासिव पुल्ली है, यह सेकंड वाला जो यह पुल्ली है, यह पुल्ली कैसा पुल्ली सर के द्वारा बताया गया, मासिव बताया गया। क्यों? क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर के द्वारा दिया गया है। क्लियर है। तो इस पुल्ली के दोनों साइड जो स्ट्रिंग का पार्ट होगा उसमें टेंशन अलग अलग होगा। तो इधर हमने टेंशन कितना मान लिया है, T1 मान लिया है। तो इस डायरेक्शन में जो टेंशन हम कंसीडर करेंगे वो हम लोग कितना कंसीडर करेंगे, T2 करेंगे। क्लियर है। ठीक है। तो जब यहाँ से इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में जो टेंशन लगेगा वह T2 लगेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि इधर वाला जो टेंशन होगा इस पॉइंट पर जो टेंशन लगेगा वह भी कितना लगेगा, T2 ही लगेगा। क्यों? क्योंकि यह जो स्ट्रिंग का पार्ट है वह एक ही पार्ट है और एक ही पार्ट में टेंशन क्या होता है, सेम होता है। तो इस पॉइंट पर हमने इस डायरेक्शन में स्ट्रिंग में टेंशन T2 माने हैं, तो यहाँ पर भी टेंशन इधर क्या हो जाएगा, T2 ही होगा। क्लियर है। तो इस टेंशन का डिस्ट्रीब्यूशन आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। क्लियर। ठीक। बस इस प्रॉब्लम को हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। सॉल्व करते हैं। तो इस ब्लॉक का जो वेट होगा वह वेट किधर लगेगा, नीचे क्यों लगेगा, और होगा कितना, 2g होगा। क्लियर है। तो अब हम लोग इस ब्लॉक के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशन से एक इक्वेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, मान लेते हैं कि चूंकि यह ब्लॉक मान लेते हैं कि नीचे की ओर जा रहा है ए एक्सीलरेशन से। क्लियर है। ठीक है। तो इस ब्लॉक पर जब न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशन लिखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2g माइनस T1 बराबर 2 इंटू ए मिल जाएगा। क्लियर है। ठीक। अब हम लोग करेंगे क्या कि इस पुल्ली के लिए टॉर्क का इक्वेशन लिखेंगे। तो इस पुल्ली के लिए टॉर्क का इक्वेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इस पुल्ली पर इस डायरेक्शन में एक टेंशन T1 लग रहा है और जबकि इस डायरेक्शन में दूसरा टेंशन क्या लग रहा है, T2 लग रहा है। क्लियर है। तो इस सेंटर के अबाउट एक टेंशन किधर लग रहा है, इधर T1 लग रहा है। तो T1 का जो टॉर्क होगा वह कितना हो जाएगा, T1 इंटू इस पुल्ली का रेडियस हम लोगों ने कितना माने हैं, R डैश माने हैं। तो T1 इंटू क्या लिख देंगे, R डैश लिखेंगे। और यहाँ टॉर्क किस सेंस में हो जाएगा, तो इस सेंस में हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हो जाएगा। क्लियर है। ठीक। प्लस इस पॉइंट के अबाउट, इस सेंटर के अबाउट इस T2 टेंशन का टॉर्क लिखते हैं। तो इस सेंटर के अबाउट इस T2 टेंशन का जो टॉर्क होगा वह कितना हो जाएगा, T2 इंटू इसका जो रेडियस है वह कितना है हमारे पास, R डैश है। तो इंटू क्या लिख देंगे, R डैश लिख देंगे। और इस टॉर्क का जो सेंस हो जाएगा वह किस सेंस में हो जाएगा, तो यहाँ पे अपना कलम रखो, T2 किधर है, इधर है। तो इधर मुड़ा, किस सेंस में मुड़ा, क्लॉकवाइज सेंस में मुड़ा। तो टेंशन के टॉर्क कितना हो जाएगा, क्लॉकवाइज सेंस में हो जाएगा। क्लियर है। ठीक। तो इस पॉइंट के अबाउट इस पुल्ली पर लगने वाला जो नेट टॉर्क होगा वह इतना होगा। तो नेट टॉर्क बराबर हम लोग क्या जानते हैं, I इंटू अल्फा जानते हैं। तो इस पुल्ली का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने माने हैं वो कितना माने हैं, I डैश माने हैं, I डैश इंटू। क्लियर है। ठीक। तो I डैश इंटू क्या लिखेंगे, अल्फा। तो मान लेते हैं कि यह पुल्ली जो है कि वह एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अल्फा डैश एंगुलर एक्सप्रेशन से रोटेट करना चालू करता है। यानी कि किस समय, जिस समय इसको रिलीज किया जाता है। यानी कि यह ब्लॉक जिस समय नीचे की ओर मूव करना चालू कर देता है उस समय मान लेते हैं कि यह पुल्ली
का जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वह एंटी क्लॉकवाइज सेंस में क्या है, अल्फा डैश है, तो इंटू क्या लिख देंगे, अल्फा डैश लिख देंगे। क्लियर है, ठीक। अच्छा, चूंकि सर ने यह भी कंसीडर किया है कि यह जो स्ट्रिंग है, यह स्ट्रिंग इस पुल्ली पर स्लिप नहीं करता है, इस पुल्ली पर क्या काम नहीं करता, स्लिप नहीं करता है। तो जब पुल्ली पर इफ स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ओवर पुल्ली, इस पुल्ली को पुल्ली नंबर 1 बोल दे, इस पुल्ली को पुल्ली नंबर क्या बोल दिए, 1, तो पुल्ली नंबर क्या लिख देते हैं, 1। इस 1 नंबर पुल्ली पर यह क्या करता है, स्लिप नहीं करता है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि तो नो स्लिपिंग कंडीशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बराबर अल्फा डैश इंटू आर डैश लिख सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं, क्यों, क्योंकि इस इक्वेशन को मैंने कैसे लिखा है, तो इस इक्वेशन को लिखने के लिए हम यहाँ पे समझा देते हैं, यहाँ पे हम लोग फ्रेश फिगर बना के समझा देते हैं। ये हमारे पास पुल्ली नंबर 1 है, क्लियर है, यह पुल्ली है, इस पुल्ली का रेडियस कितना है, आर डैश है, पुल्ली का रेडियस कितना है, आर डैश है, और यह पुल्ली कितना एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट करना चालू करता है, अल्फा डैश से करता है। क्लियर है, किस सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस पे। तो इस पॉइंट पर पुल्ली का जो एक्सेलरेशन होगा वह कितना होगा, इधर होगा, और वह होगा कितना, अल्फा डैश इंटू आर डैश होगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं। क्लियर है, ठीक। ठीक इसी इंस्टेंट पर यहाँ पे रस्सी जो नीचे की ओर ऐसे है, यहाँ पे यह जो रस्सी नीचे की ओर ऐसे है, ऐसे रस्सी है ना भाई, इस रस्सी, यह रस्सी इसी इंस्टेंट पर कितना एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे रस्सी और यह पुल्ली दोनों स्लिप नहीं करे, इसके लिए क्या होना चाहिए, ए बराबर क्या होना चाहिए, अल्फा डैश इंटू आर डैश होना चाहिए, और यही कंडीशन क्या कहलाता है, नो स्लिपिंग कंडीशन कहलाता है। यह कौन सा कंडीशन है, नो स्लिपिंग कंडीशन है। समझ में आ गया होगा, क्लियर है, ठीक। बस यहाँ पे हम लोग आर डैश का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे। आर डैश बराबर क्या है, आर डैश बराबर क्या है, 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर बराबर हम लोग कितना मीटर लिखेंगे, 1/20 मीटर लिखेंगे। क्लियर है, तो आर डैश की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, 1/20 मीटर, यानी कि अल्फा डैश बाई 20 लिख सकते हैं। क्लियर है, तो यहाँ से अल्फा डैश बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 20 इंटू ए मिल जाएगा। क्लियर है, अब हम लोग इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज को पुट करते हैं, आर डैश का वैल्यू पुट करते हैं, और अल्फा डैश का वैल्यू पुट करते हैं, और आई डैश का वैल्यू पुट करते हैं। तो T1 के जगह पे तो T1 लिखते हैं, मान लेते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव लिखेंगे, और आर डैश हमारे पास कितना है, 1/20 है, तो अपन क्या हो जाएगा 20, तो क्लॉकवाइज सेंस क्या हो जाएगा, अपने आप निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस साइन लिख दिए। T2 हम अननोन है, तो T2 लिखेंगे। आर डैश हमारे पास कितना है, 1/20 मीटर है, तो बटा कितना लिख देंगे, 20 बराबर आई डैश हमारे पास कितना है, 0.1 kg मीटर स्क्वायर है, तो 1/10 लिख देंगे। क्लियर है, ठीक। और अल्फा डैश हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, वह कितना है, 20a है, हम लोग कितना लिख देंगे, 20a लिख देंगे। क्लियर है, यहाँ 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो T1 माइनस T2 बराबर हमें कितना मिल गया, 40a मिल गया। यह एक इक्वेशन हमें मिल गया। क्लियर है, इस इक्वेशन को बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्लियर, ठीक। अब हम लोग इस पुल्ली के लिए इक्वेशन लिखते हैं। इस पुल्ली के लिए भी इक्वेशन लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यह भी पुल्ली रोटेट करेगा। क्यों रोटेट करेगा, क्योंकि इस पुल्ली पर सेंटर के अबाउट कोई ना कोई टॉर्क लगेगा, तो इस सेंटर के अबाउट, इस पुल्ली पर लगने वाला जो नेट टॉर्क होगा वह कितना होगा, तो इस सेंटर के अबाउट यहाँ पे एक टेंशन क्या लग रहा है, T2 लग रहा है, तो T2 का इस सेंटर के अबाउट जो टॉर्क होगा वह कितना हो जाएगा, T2 इंटू इस पुल्ली का रेडियस हमने कितना माने हैं, R माने हैं, तो T2 इंटू क्या लिखेंगे, R लिखेंगे। T2 इंटू क्या लिखेंगे, R लिखेंगे। किस सेंस में होगा, तो यह इस सेंस में होगा। मान लेते हैं कि इस नेट टॉर्क की वजह से इसमें जो एंगुलर एक्सेलरेशन डेवलप हुआ वह अल्फा डेवलप हुआ, तो नेट टॉर्क बराबर क्या लिख देंगे, आई इंटू अल्फा लिख देंगे। क्लियर है, ठीक है। इस पुल्ली का हम लोग वेट का टॉर्क क्यों नहीं लिखे, क्योंकि पुल्ली के वेट का टॉर्क इस पॉइंट के बाद कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसीलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इस पुल्ली में भी इस पुल्ली का वेट कुछ ना कुछ होगा, जो नीचे क्यों लगेगा, उस वेट का इस पॉइंट के बाद टॉर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसीलिए इस इक्वेशन में इस पुल्ली के वेट का टॉर्क हम लोगों ने नहीं लिखा है। क्लियर है, ठीक। तो वेट के टॉर्क को लिखने की या वेट को यहाँ पे इस पुल्ली के वेट को दर्शाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर है, ठीक। अब हम लोग सारी वैल्यू इसमें पुटअप करते हैं, तो T2 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, T2 हम अननोन है तो T2 लिख देते हैं। इस पुल्ली का रेडियस R कितना दिया गया, 1/10 दिया गया, तो अपन 10 लिख देंगे बराबर। इस पुल्ली का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वह कितना है, 0.2 है, तो 0.2 इंटू अल्फा। इस पुल्ली का एंगुलर एक्सेलरेशन कितना मान लिए हम लोग, अल्फा मान लिए, तो इंटू अल्फा लिख देंगे। अब अल्फा के वैल्यू को कैलकुलेट करना है। क्लियर है, क्योंकि सर के द्वारा एक और इन्फॉर्मेशन दी गई है कि यह जो स्ट्रिंग है यह स्ट्रिंग इस पुल्ली पर भी स्लिप नहीं करता है, तो जब यह स्ट्रिंग इस पुल्ली पर स्लिप नहीं करेगा तो क्या हम लोग कहेंगे कि नो स्लिपिंग कंडीशन से हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि यह स्ट्रिंग
यह स्ट्रिंग इस पुल्ली पर स्लिप नहीं कर रहा है, यानी कि इफ स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ओवर पुल्ली, इस पुल्ली को पुल्ली नंबर 2 बोल दे तो ओवर पुल्ली 2, देन क्योंकि यह स्ट्रिंग का एस्केलेशन किधर है, नीचे की ओर ए एस्केलेशन है, तो इस स्ट्रिंग का भी इधर एस्केलेशन कितना होगा, ए ही होगा। इस डायरेक्शन में स्ट्रिंग का एस्केलेशन कितना होगा, ए ही होगा। क्लियर है, ठीक है। और इस पॉइंट पर इसके रोटेशन के कारण, यानी कि इसका एंगुलर एस्केलेशन कितना हमने माने, अल्फा माने हैं, इस अल्फा के कारण हम लोग या इस पॉइंट पर जो डिस्क का एस्केलेशन होगा वह किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और वह होगा कितना, अल्फा इंटू आर। तो क्या होना चाहिए, ए बराबर अल्फा आर होना चाहिए। क्लियर, हम फ्रेश फिगर से यहाँ पे आपको समझा देते हैं। ये हमारे पास पुल्ली नंबर 2 है, ऐसे क्लियर है। और यह पुल्ली का एस्केलेशन हम लोगों ने कितना माना है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अल्फा माना है। क्लियर है। और यह पॉइंट तो इस पॉइंट पर पुल्ली का एस्केलेशन कितना हो जाएगा, इस रोटेशन के कारण कितना किधर हो जाएगा, अल्फा इंटू आर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका रेडियस हम लोगों ने कितना माने हैं, आर माने हैं। क्लियर है, ठीक है। और इसी डायरेक्शन में यहाँ पे जो स्ट्रिंग है अटैच, वह स्ट्रिंग किधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है। कितना एस्केलेशन से, तो स्ट्रिंग का एस्केलेशन कितना है, ए है। क्लियर है, तो ए है। क्योंकि इस पॉइंट पे स्ट्रिंग और पुल्ली स्लिप नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए बराबर क्या होने चाहिए, आर अल्फा होना चाहिए, नो स्लिपिंग कंडीशन के लिए। क्लियर है, ठीक है। तो ए बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, आर अल्फा लिखेंगे। क्लियर है। तो आर हमारे पास कितना है, 1/10 मीटर है, तो अल्फा बाई 10 इक्वल टू ए हो जाएगा। तो ए अल्फा बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 10 इंटू ए मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक। तो इस अल्फा के जगह पे हम लोग कितना डाल देंगे, 10 ए डाल देंगे। तो T2/10 बराबर 0.2 इंटू 10 इंटू ए, तो बराबर क्या हो जाएगा, सीधे 2a हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो T2 बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 10 दूना 20a मिल जाएगा। T2 की जगह पे हमें कितना मिल गया, 20a मिल गया। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे क्या, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। क्लियर है, ठीक। तो अब हम लोग करते क्या है कि इस T2 के वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुटअप कर देते हैं, तो हमें T1 मिल जाएगा। तो T1 माइनस T2 के जगह पे क्या लिखेंगे, 20a बराबर 40a, तो T1 बराबर क्या आ जाएगा, 60a आ जाएगा। क्लियर है। तो T1 बराबर 60a आ गया। हमें क्या निकालना है, ए का वैल्यू निकालना है। तो अब हम लोग इस T1 को उठा करके यहाँ पुटअप कर देते हैं। क्लियर है। तो जब यहाँ पुटअप कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 इंटू जी के जगह पे हम लोग 10 डाल देते हैं। क्लियर है, माइनस T1 के जगह पे कितना है, 60a है, 60a बराबर 2a। क्लियर है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ए का वैल्यू हम लोगों को आसानी से मिल जाएगा। सॉल्व करते हैं तो 20 बराबर क्या आ जाएगा, 62a आ जाएगा। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 20/62। क्लियर है। तो 31 और यह 10 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 10/31 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस ए का वैल्यू हमें पता चल गया, यानी कि यह ब्लॉक जो है कि कितना एस्केलेशन से नीचे जाएगा, इस ए एस्केलेशन से नीचे जाएगा। क्लियर है, ठीक। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, इस T2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्लियर है। तो इस T2 के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि इस ए का वैल्यू को उठा करके यहाँ पुटअप कर देते हैं। तो T2 बराबर हमारे पास कितना मिल जाएगा, इसको मिटाते हैं अब हम। तो T2 बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 20 इंटू ए है, ए की जगह पे क्या लिखेंगे, 10/31 लिखेंगे, 10/31 न्यूटन। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, T2 बराबर 200/31 न्यूटन। क्लियर है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको भाग दे के देख लेते हैं कितना आता है। कहाँ गया कैलकुलेटर, कैलकुलेटर। क्लियर है। तो हमें T2 बराबर क्या मिला, 200/31 मिला। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं 200/31, यानी कि 6.45 बराबर कितना मिल गया, 6.45 न्यूटन। और यही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जी का वैल्यू कितना माना है, 10 माना है। आप जी की जगह पे 9.8 लेके भी सॉल्व कीजिएगा तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाइएगा। क्लियर।